यक्षिणी कह सकते हैं प्रकृति की आत्माएं या स्थानीय देवता थे जिनकी पूजा बौद्ध धर्म के आने से बहुत पहले से होती थी। अच्छा। मौर्य काल में भी इनकी विशाल मूर्तियां बनाई गईं, लेकिन ये शायद किसी राजा के आदेश पर नहीं बनी, ये आम लोगों की आस्था का प्रतीक थी। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण दीदारगंज से मिली यक्षिणी की मूर्ति को माना जाता है। वो इतनी खास क्यों है? दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक शाहकार है। पहली बात, ये बलुआ पत्थर से बनी है और इस पर भी वही अद्भुत मौर्यकालीन पॉलिश है। मतलब ये तकनीक सिर्फ दरबारी कारीगरों तक सीमित नहीं थी। लगता तो यही है। और दूसरी सबसे जरूरी बात है इसका सजीव चित्रण। मूर्तिकार ने पत्थर को तराश कर एक जीती जागती सांस लेती हुई स्त्री का रूप दिया है। शरीर का मांसल होना, अंगों का अनुपात और चेहरे पर हल्की मुस्कान, ये सब मूर्तिकार के हुनर को दिखाता है। और उसके खड़े होने की मुद्रा भी कुछ अलग है। हाँ, वो त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हैं, यानी शरीर 3 जगहों से मुड़ा हुआ है। त्रिभंग? जी, गर्दन, कमर और घुटना। इससे मूर्ति में एक स्थिरता के बजाय गति और लय का एहसास होता है। हाथ में चवर पकड़े हुए वो किसी सेविका जैसी लगती है। यह मूर्ति दरबारी कला की औपचारिक शैली से एकदम अलग है। ये ज्यादा मानवीय है, ज्यादा जमीनी है। तो अब तक की बातचीत से ये साफ है कि मौर्यकालीन कला बहुत विविध थी। एक तरफ अशोक के राजनीतिक संदेश वाले स्तंभ और दूसरी तरफ लोक आस्था की यक्षिणी। लेकिन इससे पहले कि हम इसे समेटे, मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। जी, पूछिए। ये जो अद्भुत पॉलिश करने की तकनीक थी, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसका क्या हुआ? ये अचानक गायब क्यों हो गई? ये भारतीय कला के इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। इसका कोई कह सकते हैं पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन कुछ सिद्धांत हैं। जैसे कि? एक सिद्धांत ये है कि ये तकनीक शायद ईरानी कारीगरों के प्रभाव से आई थी और ये ज्ञान कुछ खास कारीगरों के समूहों तक ही सीमित था। जब मौर्य साम्राज्य, जो इन कारीगरों को संरक्षण देता था, बिखर गया, तो ये कारीगर भी बिखर गए और उनके साथ ये ज्ञान भी लुप्त हो गया। मतलब ये तकनीक किसी किताब में नहीं लिखी थी, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती थी। संभवतः यही हुआ होगा। दूसरा सिद्धांत ये है कि ये एक बहुत जटिल रासायनिक प्रक्रिया थी, जिसके लिए कुछ खास तरह के पौधे या खनिज लगते होंगे, जिनका मिलना बाद में बंद हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये हमें सिखाता है, वो है राजकीय संरक्षण का महत्व। जब एक मजबूत केंद्रीय सत्ता कला को बढ़ावा देती है, तो ऐसी अद्भुत चीजों का निर्माण होता है। और जब वो सत्ता खत्म हो जाती है, तो अक्सर वो कला और ज्ञान भी उसके साथ ही चला जाता है। ये एक बहुत बड़ी सीख है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को यूपीएससी के नजरिए से समेटते हैं। अगर किसी को मौर्यकालीन कला के 4-5 मुख्य बिंदु याद रखने हों, तो वे क्या होंगे?